हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। विधिक ज्ञान एपिसोड में दोस्तों आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और दोस्तों इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं विभिन्न अपराधों से संबंधित कानूनी जानकारियां। एडवोकेट योगेश शर्मा हमारे साथी अधिवक्ता है, उनसे हम ये चौथा एपिसोड है और लगातार हम उनसे जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए कि क्या उपयोगी कानून इसके लिए बने हैं। और पूरे भारत में जिस प्रकार से दोस्तों हमारा वर्तमान सब्जेक्ट चल रहा है साइबर क्राइम से संबंधित, तो साइबर क्राइम जो है दोस्तों इसको लेकर पूरे देश भर में जो अपराधी है वो हाईटेक तरीके अपनाकर पूरे सिस्टम को मुश्किल में डाले हुए हैं। जानते हैं उनको लेकर क्या कानून है। और सर्वप्रथम हम सवाल लेते हैं, भारत में साइबर अपराध होने पर कौन कौन से कानून है और उसके तहत क्या कार्रवाइयाँ होती है। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। तो योगेश जी हमारा सवाल आपने सुना होगा, भारत में साइबर अपराध होने पर कौन से कानून के तहत कार्रवाइयाँ होती है, क्या कानून है, इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले जब साइबर अपराध होता था तो भारतीय दंड संहिता के तहत जो पुलिस है वो कार्रवाई करती थी जी। लेकिन सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया और उसमें पुलिस मुकदमे दर्ज करने लगी, जिसको हम शॉर्ट में आईटी एक्ट भी बोलते हैं जी। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आने के बाद में और पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारतीय दंड संहिता को साथ में लेकर और जिस प्रकार का अपराध होता था उसमें आईटी एक्ट को जोड़कर और एफआईआर दर्ज करती थी। उदाहरण के लिए जैसे कोई चोरी का मुकदमा है तो यदि उसमें किसी तरीके से साइबर अपराध भी जुड़ा है, जैसे मोबाइल और इंटरनेट का कोई उपयोग किया गया है, तो उसमें आईटी एक्ट की धारा जोड़ती थी। तो भारत में सर्वप्रथम सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो प्रभाव में आया और अभी जो पुलिस है वो आईटी एक्ट के तहत ही जो है वो एफआईआर दर्ज करती है। जी जी जी। अच्छा, इसमें फिर सज़ा का क्या प्रावधान है, इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, क्या होता है कि पुलिस को मेजर एक्ट हैं वो भारत में जैसे भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और उसके बाद एविडेंस एक्ट, ये 3 मेजर एक्ट हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे ही प्रभाव में आया तो उसमें इन तीनों एक्टों में भी बदलाव किए गए और इन तीनों को साथ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी इनके साथ में जोड़ा गया। तो इसके बाद में अब सजा का प्रावधान ये है कि जैसे धारा 43 से लेकर 84 तक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंदर 2 साल सजा से लेकर और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और 5 लाख तक रुपए का जुर्माना भी इसमें कोर्ट लगाती है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जैसा अपराध है वैसी सजा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में मिलती है और उस तरीके से जुर्माना लगता है। अब देखिए कि धारा 66 में साइबर आतंकवाद के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो जो भी कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद से जुड़ा हुआ है और साइबर इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ या कंप्यूटर का यूज़ करते हुए कोई आतंकवाद से जुड़ गया और वो आतंकवाद की गतिविधियों में शौक करता है या आतंकवाद फैलाता है तो उसमें मतलब आजीवन सज़ा प्रूव होने पर कोर्ट आजीवन कारावास की सज़ा तक का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस एक्ट में सूचना जो एक्ट है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट है उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। जी जी, बहुत शानदार जानकारी आपने योगेश जी दी है, क्योंकि आप इस विभाग में आपने स्नातक भी किया है साइबर क्षेत्र में। तो मैं आपको जानना चाहूँगा आपसे कि अपराधियों से जो साइबर क्राइम के अपराधी होते हैं उनसे अमूमन बचा कैसे जा सकता है। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसमें गवाह की जरूरत पड़ती है। आप किसी साइबर अपराधी को सज़ा करवाने के लिए कोर्ट में जाते हो तो एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया चलती है, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप उनसे बचें। अब क्या है कि हर आदमी आजकल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है, तो उसमें कुछ सावधानियाँ होती हैं। जैसे क्या होता है कि हर आदमी एंड्रॉयड मोबाइल को उपयोग में लेता है तो उससे सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको अपने ईमेल की जरूरत होती है। जैसे वो ईमेल से जुड़ता है तो उसके पास अनगिनत ईमेल्स आते हैं। तो सावधानी ये रखें कि आपका किसी जानकार व्यक्ति का कोई ईमेल आया है
तो उसी को उसकी संतुष्टि होने पर ही ईमेल को अपने कंप्यूटर में और अपने मोबाइल में उसको ओपन करें। जी। दूसरी बात ये कि अपने कंप्यूटर, आपका कोई पर्सनल जैसे मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, और ऐसा जो आप इंटरनेट से संबंधित किसी डिवाइस से काम कर रहे हैं, तो वो किसी अनजान व्यक्ति के हाथों में नहीं दें। ठीक है, इसमें चोरी की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। उदाहरण के लिए आपके पास कोई ईमेल आया, आपने उस मेल, आपके जानकारी का ईमेल है ही नहीं, वो आपने जैसे उसको खोला, पूरी संभावना है कि आपके डेटा वो चोरी कर ले। आपके मोबाइल को आपने ईमेल्स खोला कर ले, या आपके पास अवांछित कोई मैसेज आया, आपने उस मैसेज को खोल लिया या उसका कोई रिप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने रिप्लाई किया, आपके डेटा चोरी हो जाएंगे, आपकी जितनी जानकारी हैं वो सारी चोरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये है कि जो भी ईमेल्स आपके पास आ रहे हैं उसको बिना जानकारी के नहीं खोले। दूसरा क्या होता है, साइबर अपराधी, जैसे आपने किसी व्यक्ति से कोई आपको ईमेल आना है, तो साइबर अपराधी इसी ताक में रहते हैं। वो क्या है, उससे संबंधित जैसा ईमेल एड्रेस आपके पास आ रहा है, उससे बना बनाया ईमेल आपके पास आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ईमेल में फ़र्क क्या है। तो जैसे ही आप खोलोगे, आपके डेटा चोरी हो जाएंगे, आपकी जो पर्सनल फ़ोटोएँ हैं या कुछ डॉक्यूमेंट जो भी आपके डेटा है वो चोरी हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि आप जैसे ATM यूज़ करते हो, तो बैंक कभी भी कोई आपसे OTP नहीं मांगता है, ना ही आपसे कोई पासवर्ड पूछता है। तो आप किसी व्यक्ति को ईमेल्स के बारे में नहीं बताएं, अपने OTP के बारे में नहीं बताएं, या अपना जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में उपयोग के लिए नहीं दें। आप स्वयं खुद ही करें, या आपका कोई ट्रस्टेड व्यक्ति घर का है तो उसी से ही अपना ATM कार्ड है, अपने ईमेल्स हैं, अपने कोई डेटा मोबाइल से लेने हैं या कंप्यूटर से लेने हैं तो स्वयं लें, किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में नहीं दें। दूसरा ये कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में सबसे पहले अच्छे मतलब एंटीवायरस का उपयोग जरूर करें, वो ट्रस्टेड हो, ताकि वो आपके पास जो ईमेल्स आ रहे हैं उनमें यदि कोई ऐसा वायरस आ रहा है जो आपके डेटा चोरी कर सकता है तो वो उसको खुलने नहीं देगा, वो उसको बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। तो ये ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी जानकारी योगेश जी आपने दी है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में, जहन में आता है। आपने मोबाइल में एक प्रकार से कॉल आना और OTP आदि इस विषय पर SMS ईमेल से आदि की बात की है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे लुभावने मैसेज आते हैं कि आपके लॉटरी निकली है और किसी प्रकार का लिंक सेंड किया जाता है कि ये लिंक आप खोलो और आपको ये फ़ायदा होगा, आप फला इस चीज़ से जुड़ जाएंगे। या फिर मोबाइल से सीधे ही फर्जीवाड़े को लेकर कॉल आती है कि आपका ATM बंद है या आपका खाता आधार से लिंक नहीं है। इस प्रकार की तरह तरह की कॉलें आती है और भोले भाले नागरिक जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं वो उसमें फंस जाते हैं और उनकी बात में आकर ऐसे लिंक खोल लेते हैं। और उनको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और इस चीज़ से बचने के लिए आमतौर पर आम उपभोक्ता क्या करे योगेश जी? देखिए क्या होता है कि एक कहावत है कि जब तक लालची आदमी जीवित है ठग भूखा नहीं मरता। जी। ये लालच की वजह से होता है सारा का सारा। अब जैसे ईमेल्स का क्या है कि ये आते हैं, लॉटरी आपके 1 लाख की लॉटरी लगी है, 2 लाख की लॉटरी लगी है। ये आपको फंसाने के लिए वो चाहता है कि आप इस ईमेल पे क्लिक करें। दरअसल ऐसा देखने में नहीं आता, होता नहीं है, क्योंकि फ्री में कौन लॉटरी देगा। हाँ, तो वो ये चाहता है कि वो लालच दे रहा है आपको कि आप इस ईमेल्स को खोलो या इस जो मैसेज लिंक है, इस जो मैसेज में भेजा है उस पर आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी ये माना जाता है कि आपने उसको यस कर दिया, और वो इसी ताक में रहता है। और वो जैसे आप ईमेल्स खोलोगे, खोलते साथ ही वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और वो अपने हिसाब से उसको आपके कंप्यूटर को डील करेगा और अब डेटा है वो आपको आपका चोरी कर लेगा। या फिर आपको लालच देगा, आप इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, आपसे कुछ सूचनाएं मांगी जाएंगी। और जैसे आप सूचना दोगे तो संभव है कि वो आपसे अपने ATM की जानकारी मांगे, आपके अकाउंट्स की जानकारी मांगे या कुछ नंबर आपसे मांगे। जैसे आप उस पर उसको दोगे, वो आपके जो हो सकता है आपको रुपयों का भी नुकसान कर दे, या उसकी मनसा कोई आपसे डेटा चोरी करने की है तो वो डेटा चोरी कर ले। तो ये मतलब इससे बचने का उपाय ये है कि आप किसी लालच में नहीं फंसे, किसी ईमेल्स पे, कोई SMS में दिए गए लिंक पे किसी भी हालात में क्लिक नहीं करें, बिना जानकारी के, बिना विश्वास के कि ये भेजने वाला कोई और नहीं, अपना ही बंदा। यदि कोई आप इस लालच में आओगे, क्लिक करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, लालच से जुड़ा हुआ, इससे ही जुड़ा हुआ एक और है। अमूमन ऐसा बहुत से लोग हमें भी इसको लेकर बोलते हैं, कॉल आता है उनके पास भी आपके नंबर लकी नंबर थे और उन पर इतने लाख का इनाम निकला है और आप अभी हमारे इस नंबर पर 10,000, 20,000 या 30,000 रुपये जो है अकाउंट में जमा करा दे और आपको बम्बई से, दिल्ली से या जहाँ कहीं से भी वो अपना एड्रेस भी देते हैं, वहाँ आकर
आप कार्यालय में और ये अपने रुपए जो है वो ले जाएं। तो इस प्रकार से वो नंबर भी होते हैं और जिन नंबरों से कॉल आई हुई थी उन नंबरों को लेकर उपभोक्ता क्या करे? क्या कानूनी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि पुलिस में उन नंबरों को ट्रेस किया जाए, कहाँ से आए हैं और किस प्रकार से ये कॉलिंग की जा रही है ताकि इनकी गैंग जो है वो पकड़ी जा सके? इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताया। देखिए क्या होता है कि जिन नंबरों से फ़ोन आ रहा होता है वो तो या तो इंटरनेट कॉल होती है, जी जी, ठीक है, जो जरिए इंटरनेट साइबर अपराधी है वो खुद क्रिएट करके और अपने तरीके से आईटी के जो एक्सपर्ट हैं वो आईटी इंटरनेट से कॉल करते हैं। जी जी, तो उनको ट्रेस करने के लिए पुलिस को या साइबर जो टीम होती है या साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जो आईटी सेल में जो होते हैं उनको ये जो इंटरनेट कॉल होती है उनको पकड़ने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और जैसे क्या होता है कई बार जनरल जो मोबाइल नंबर है या फ़ोन नंबर होते हैं उनसे फ़ोन आते हैं तो वो क्या होते हैं, फर्जी होते हैं सारे के सारे। ये किसी और की आईडी पे लिए हुए होते हैं या आईडियों को मैनिपुलेट करके और नंबर लिए होते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए बहुत ही मतलब दिक्कतें आती हैं। तो पुलिस में कानून में प्रावधान है कि आपके साथ यदि कोई साइबर अपराधी कोई फ्रॉड करता है या फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो पुलिस चाहे तो मुकदमा करके उनको ट्रेस कर सकती है और कार्रवाई कर सकती है। ना एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ ही योगेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हटके है, बच्चों को लेकर है। जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती है उसमें लगभग मैं आपको बताऊँ तो करोड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे गेम अपने मोबाइल में खेलते हैं। उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, उनमें जान का जोखिम तो रहता ही है और इसके अलावा पैसे भी बच्चों को पैसे जमा करवाने के लिए या कोई व्यक्ति आता है वो पैसे लेने के लिए बाहर इंतजार करता है और बच्चे चोरी करके उनको पैसे देते हैं ताकि गेम में आगे बने रहे या डरा धमका कर भी। तो इसके ऊपर अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के इसमें कानून है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखिए मोबाइल जो है वो एक्चुअल में जहाँ मतलब उपयोगी अपने लिए उपयोगी है वहाँ हार्मफुल भी हो रहे हैं। अब क्या होता है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और बच्चे उसमें गेम खेलना शुरू कर देते हैं और वो बाकायदा पेड करके खेलते हैं। तो जो ये मोबाइल जो ऐप्स बने हुए हैं ये ज़्यादातर क्या है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। होना तो ये चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये और ऐप्स गेमिंग जो ऐप्स है वो होनी नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि ब्लैकमेलिंग का भी काम होता है। क्या होता है कि बच्चों को जैसे गेम खिलाते हैं, ये खिलाने के बाद में एक स्टेज उनको टारगेट देते हैं, वो टारगेट को पूरा करते जाते हैं और बच्चा क्या होता है कि मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। तो उससे फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे ये पैसे हटने शुरू कर देते हैं। तो अभिभावकों को ये चाहिए कि वो बच्चे के मोबाइल यदि उसको स्टडी के लिए दे रहे हैं तो उस बात का इसका ध्यान रखें कि ये स्टडी के उपयोग में ही ले रहा है या नहीं ले रहा, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बच्चों को गेम खेलने के लिए मोबाइल पे बिल्कुल ही नहीं दें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना पर्सनल मोबाइल दे रहे हो तो उसके मतलब वो कहीं भी क्लिक कर देता है तो आपकी जो सारी सूचनाएं हैं वो चली जाती है, ठीक है। तो बच्चे को पता नहीं होता कि अपन को इस पर ये वो उसको यस करना होता है तो यस करता जाता है जहाँ आपके सारे डेटा वो डिटेल्स डाल लेता है। कई बार क्या होता है कि मतलब आपकी जो पर्सनल फोटो हैं वो भी निकल जाती है, तो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम भी इसमें शुरू हो जाता है। तो वो बच्चे को ब्लैकमेलिंग करते हैं और पैसे हटने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मेरी सभी सलाह यही है कि साइबर अपराध जो हो रहे हैं वो अपनी जागरूकता की वजह से नहीं हो रहे हैं। जो भी डिवाइस हैं वो बिल्कुल ध्यान से उपयोग करें और बच्चों को किसी भी हालात में मोबाइल नहीं दें। और यदि आप दे रहे हैं तो बच्चे के पास रहें कि वो जिस उद्देश्य से अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई के काम में ले रहा है कि नहीं ले रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अपना मोबाइल देते हो तो अपनी फेसबुक, अपना ईमेल्स, अपने जितने भी आपके जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया के जो आप उपयोग में ले रहे हो उनको लॉग आउट करके ही दें। यदि आप बिना लॉग आउट करके दे रहे हो तो आप अपने खुद निमंत्रण दे रहे हो, ये सहमति मानी जाती है कि आपका वो चल रहा था, आपका हैक होने का आपका फेसबुक, आपका ईमेल और आपके जो ज़रूरी ऐप्स हैं उसमें वो पूरे हैक होने की पूरे चांसेस रहते हैं। तो लॉग आउट हर हालत में करें। और पासवर्ड जो लगा रहे हो आप बच्चे को देने से दे रहे हैं तो पासवर्ड जनरली पासवर्ड नहीं लगाएं। जैसे कई बार क्या होता है मोबाइल नंबर लगा दिया आपने अपने नाम का लगा दिया, ये गलत है बिल्कुल। आप उसमें न्यूमेरिकल साथ में जोड़ें, ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं ताकि तोड़ने वाले को दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जो टारगेट कर रहा होता है ना वो क्या करता है, उसको पता होता है या तो अपने नाम का लगाएगा या अपने मोबाइल नंबर का लगाएगा या अपने गाड़ी के नंबर का लगाएगा या फिर एक कुछ ऐसी जानकारी का लगाया जिससे जो सबको पता होती है। तो आप जो भी पासवर्ड लगा रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग लगाएं ताकि कोई आदमी खोल नहीं सके उसको।
तो मेरा सभी से यही है कि बच्चे को मोबाइल देने से पहले उसको जानकारी देवें कि अपन को आपको ये काम में लेना है। दूसरा, अपने जितने ऐप्स हैं वो पूरी तरह से बंद करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं और बच्चे का ध्यान रखें वो किस काम में ले रहे हैं। तो ये चेक हर मतलब पर डे चेक करें। तो ये सावधानियाँ जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारियाँ आज दी है। और आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर कुछ साइबर से संबंधित ही क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें साइबर अपराध आजकल इतना हाईटेक दोस्तों हो चला है कि इसमें अपराधी जो है वो नए नए तरीक़ों का ईजाद करते हैं। तो साइबर क्राइम से कुछ छूटे हुए पॉइंट्स पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपने सुना, और साइबर क्राइम से संबंधित ये हमारा लगातार दूसरा एपिसोड था और लगभग विधिक ज्ञान का ये चौथा एपिसोड था। लगातार हम हमारे दर्शकों को जो कानून बने हैं विभिन्न साइबर अपराध से और विभिन्न अपराधों पर देश में हाईटेक तरीके अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उसको लेकर हम अपने दर्शकों को जागरूक भी कर रहे हैं। आमजन इससे कितना फ़ायदा और इसका जो बेनिफिट है वो उठा सकता है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है ऐसे वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आम जन को इससे जुड़ी हुई अपराधों से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारियों की बारीकी से जानकारी मिले, अवगत हो ऐसे तरीक़ों से। तो दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।